और मालूम नहीं एनडीए का मूल स्थापना हुआ होगा तब क्या सोचकर यहां बनाया होगा। कहते हैं कि यहां टेम्परेचर और वातावरण बहुत अच्छा था इसलिए बनाया होगा, मगर अंग्रेजों को मालूम नहीं था कि कैसी जगह पे वो नींव डालने जा रहे हैं जो आने वाले 1 सदी तक भारत की सुरक्षा का संस्थान बनेगा। वो आज हमारा एनडीए। पेशवा बाजीराव जी के कई पुतले देश भर में कई जगह लगे हैं, मेरे गांव में भी लगा है। परंतु मैं मानता हूं कि पेशवा बाजीराव का एक स्मारक बनाने की सबसे उचित जगह अगर कोई है तो एनडीए पुणे की एकेडमी, क्योंकि जहां से आने वाले समय के देश की तीनों सेनाओं के सूत्रधार जहां प्रशिक्षित होकर निकलते हैं, वहां बाजीराव पेशवा की मूर्ति लगना और श्रीमंत बाजीराव के मूर्ति से प्रेरणा लेकर उनके जीवन कवन को अभ्यास कर कर अगर हमारे भविष्य के सेनानी जाते हैं तो मुझे विश्वास है कि कई सालों तक भारत की सीमाओं को कोई छूने का साहस नहीं कर सकता। मैं यहां आने वाला था, कार्यक्रम घोषित हो चुका था। कल कुछ पत्रकार मित्रों के साथ वैसे ही बैठना हुआ तो उन्होंने कहा कि अमित भाई आप पुणे स्पेशल एक कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं और श्रीमंत बाजीराव के पुतले के अनावरण के लिए जा रहे हैं, मगर मुझे एक बात बताइए कि आज की युद्ध की पद्धति जहां एनडीए में हमारे सेनानी तैयार हो रहे हैं और बाजीराव पेशवा के समय की युद्ध की पद्धति, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन बचा होगा। मैंने बहुत सरलता से उनको जवाब दिया, युद्ध की कला के कुछ नियम जो होते हैं वो कालबाह्य नहीं होते हैं, वो एटर्नल होते हैं। युद्ध में व्यूह रचना का महत्व, युद्ध में त्वरा का महत्व, युद्ध में समर्पण का भाव, युद्ध में देशभक्ति का भाव और सबसे बड़ी बात युद्ध में बलिदान का भाव, वो ही सेनाओं को विजय दिलाता है। हथियार बदलते रहते हैं और अगर ये सभी गुणों का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण 500 साल के भारतीय इतिहास में कहीं पर ढूंढना है तो मैं इतिहास के विद्यार्थी के नाते बेझिझक कह सकता हूं, वो केवल बाजीराव पेशवा में, श्रीमंत बाजीराव पेशवा में ही मिल सकता है। 19 साल के उम्र में साहू जी महाराज ने किस तरह से उनको सिलेक्ट किया होगा मुझे मालूम नहीं, क्या काफी सारी चुनौतियां थी उसमें। साहू जी महाराज की माताजी खुद अभी अभी बाहर आई थी और जब उन्होंने श्रीमंत बाजीराव को पेशवा बनाने का निर्णय किया, उसके बाद 20 साल में 41 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारा। ये रिकॉर्ड कोई सेनापति का नहीं हो सकता। एक साल के 2 युद्ध, और हमें मालूम है कि उस जमाने में बारिश के 4 माह युद्ध नहीं होते थे, तो बचे हुए 8 माह के अंदर 2 युद्ध करना और हर बार विजयी होना, मृत्यु पर्यंत पराजय को जिसने अपने नजीक भटकने नहीं दिया, ऐसा वीर सेनानी
उसका मूर्ति लगाने का सबसे उचित स्थान हमारी एनडीए की ये एकेडमी है। शिवाजी महाराज ने जब स्वराज की कल्पना की होगी, उस वक्त के भारत की भूगोल और भारत के उस वक्त के साम्राज्यों का इतिहास जो देखता होगा, वो समझ पाता होगा कि एक 12 साल के बच्चे ने कैसे स्वराज शब्द सोचा भी होगा। आदिल शाही, कुतुब शाही, बरीद शाही, निजाम शाही और इमाद शाही, पूरा दक्षिण भारत इनकी नागचूड़ से पीड़ित था और उत्तर पूरा मुगलों के अधीन था। उस वक्त 12 साल का एक बालक देश को स्वतंत्र कराने की कल्पना करे और अपने एक छोटे से जीवन काल के अंदर ही हिंदवी स्वराज का स्थापना करने का काम करे, ये अकल्पनीय पराक्रम था। मगर शिवाजी महाराज ने सिर्फ हिंदवी स्वराज की स्थापना नहीं की, महाराष्ट्र भर के किशोरों के मन में, बालकों के मन में, युवाओं के मन में स्वराज के संस्कार भरने का काम किया। और जब शिवाजी महाराज नहीं रहे, तब धर्मवीर संभाजी महाराज, वीर ताराबाई, धनोजी, संतोजी, कई सारे लोगों ने शिवाजी महाराज की परंपरा को आगे बढ़ाया और स्वराज की ज्योत को बुझने नहीं दिया। मगर जब साहू जी महाराज मुगलों की कैद से मुक्त होकर आए और जब मराठी साम्राज्य के 2 टुकड़े हो गए, सब लोग मानते थे अब शायद कठिन होगा। और उसी वक्त पहले बालाजी विश्वनाथ और फिर श्रीमंत बाजीराव ने पेशवा बनकर शिवाजी महाराज की स्वराज की मशाल को आगे बढ़ाया। और श्रीमंत बाजीराव के मृत्यु के 10 साल के अंदर ही तांजावुर से अफगानिस्तान तक, अफगानिस्तान से बंगाल होते हुए कटक तक एक विराट हिंदवी साम्राज्य की स्थापना, जो शिवाजी महाराज का कल्पना था, वो करने का काम किया। और इसीलिए कई लोग कहते हैं, अगर ये स्वतंत्रता की लड़ाई शिवाजी महाराज ने जो शुरू की और पेशवाओं ने 100 साल तक चलाई, वो अगर न लड़ी गई होती तो आज भारत का मूल स्वरूप बचा ही न होता। इन्होंने अपने जीवन में कई सारे युद्ध ऐसे लड़े जिसमें पराजय निश्चित मानी जाती थी। उन्होंने अपनी त्वरा से, अपने रण कौशल से, रणनीति से और वीर साथियों की मदद से बाजीराव पेशवा ने कई हारे हुए युद्धों को जीत में परिवर्तित किया। और पालखेड़ की विजय को अगर कोई ध्यान से पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा कि निजाम के सामने यह विजय अकल्पनीय विजय थी। मगर जरा भी रुके बगैर, जरा भी थके बगैर, हर जगह जहां जहां गुलामी की निशानी थी वो ध्वस्त कर कर स्वतंत्रता का दीप प्रगटाने की शुरुआत श्रीमंत बाजीराव ने की और सफल भी हुए। कुछ लोग उनको ईश्वर दत्त सेनापति कहते हैं, कुछ लोग उनको अजिंक्य योद्धा कहते हैं और कुछ लोग उनको शिव शिष्योत्तम
बाजीराव पेशवा भी कहते हैं। पूरा 20 साल का कालखंड उनको घोड़े से नीचे उतरते हुए किसी ने नहीं देखा है। कई सारे राजाओं ने प्रचंड युद्ध किए, विजय भी प्राप्त किए, मगर बाजीराव पेशवा के सभी युद्धों में एक बात विशेष थी, वो अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, वो देश के और स्वराज के लिए लड़ रहे थे। एक वाक्य मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा, कभी भी किसी व्यक्ति का जन्म घोड़े के साथ नहीं होता, बाजीराव एकमात्र व्यक्ति ऐसा है जिसका जन्म ही घोड़े के साथ हुआ है। पूरा 20 साल का कालखंड उनको घोड़े से नीचे उतरते हुए किसी ने नहीं देखा। मैं बहुत मनपूर्वक आभार मानकर मेरी बात को पूरी करता हूं। धन्यवाद। 41 लढाया, एकाही लढाईमध्ये पराजय नाही आणि मोगल असो, निजाम असो, पोर्चुगीज असो, सर्व प्रकारच्या शत्रूला नामोहरम करण्याचं काम हे थोरल्या बाजीरावांनी केलं। पश्चिमेमध्ये तर बोलबाला होताच, दक्षिणेमध्ये देखील साम्राज्याचा विस्तार झाला आणि अगदी उत्तरेला आपल्याला माहिती आहे की काबूल पर्यंत देखील त्याचे जे नवाब होते त्यांनाही हरवण्याचं काम, किंवा या ठिकाणी बंगाल पर्यंत सगळं म्हणजे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण अशा सगळ्या त्या काळच्या अखंड भारतामध्ये हिंदवी स्वराज्याची आणि मराठा साम्राज्याची स्थापना किंवा त्याचा विस्तार करण्याचं काम हे थोरल्या बाजीरावांनी केलं। आणि त्यांच्यावर अतिशय कमी वयामध्ये शाहू महाराजांनी जो विश्वास टाकला होता, त्या विश्वासाला सार्थ करण्याचं काम हे त्यांच्या माध्यमातून झालेलं आपल्याला पाहायला मिळालं। त्यांच्या लढाईच्या संदर्भात, त्यांच्या रणनीतीच्या संदर्भात अनेक गोष्टी आपल्याला वाचायला मिळतात की त्यांच्या लढाईमध्ये वेग ही त्यांची सगळ्यात मोठी रणनीती असायची। आणि असं म्हणतात की जेव्हा मुघली साम्राज्याची सेना एका दिवसामध्ये 8 ते 10 किलोमीटर प्रवास करायची, त्यावेळी अशा प्रकारची सेना थोरल्या बाजीरावांनी तयार केली होती की जी 60 ते 80 किलोमीटर संपूर्ण सेना प्रवास करू शकायची। अशा प्रकारची सेना आणि त्यांचं हे जे युद्ध कौशल्य होतं, आपल्याला माहिती आहे की मोंटेगोमेरी, जनरल मोंटेगोमेरी जे एक प्रकारे दुसऱ्या महायुद्धाच्या निर्णायक युद्धाचे नायक ठरले आहेत, त्यांनी जगातल्या योद्ध्यांच्या संदर्भात जे पुस्तक लिहिलं, त्या पुस्तकात त्यांनी पालखेडच्या लढाईचा त्या ठिकाणी उल्लेख केला आणि स्ट्रॅटेजिकली वन ऑफ द बेस्ट वॉर अशा प्रकारे थोरल्या बाजीरावांचा उल्लेख देखील त्यांनी केलाय। आणि म्हणूनच खऱ्या अर्थानं आपण जर बघितलं तर इंग्रजांनी आणि त्यानंतर काही प्रमाणात स्वकीयांनी देखील आमच्या इतिहासातल्या अनेक नायकांवर अन्याय केला, किंबहुना आपल्या हिंदवी स्वराज्याचा आणि मराठी साम्राज्याचा इतिहास आपल्या इतिहासातनं डिलीटच करून टाकला। आपल्याला असं वाटलं की मुघलांनंतर थेट इंग्रजच आले आणि त्यांनीच आपल्यावर राज्य केलं आणि त्यामुळे आपले अनेक जे महानायक होते यांचा विसर आपल्याला पडला। पण मला असं वाटतं की आज देशामध्ये पुन्हा एकदा माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये आमचे जे सगळे नायक आहेत, या नायकांना, आमच्या योद्ध्यांना, आमच्या स्वातंत्र्य सेनानींना या ठिकाणी पुन्हा एकदा त्यांची आठवण करणं आणि त्यांचा इतिहास हा आपल्या पिढ्यांपर्यंत पोचला पाहिजे, अशा प्रकारचा प्रयत्न सुरू आहे। आणि मला अतिशय आनंद आहे की अशाच प्रकारे छत्रपती शिवरायांचे एक सेनानी म्हणून त्याच साम्राज्याचा वारसा पुढे नेण्याचा प्रयत्न करणारे थोरले बाजीराव यांचा अतिशय सुंदर अशा प्रकारचा पुतळा
हा NDA मध्ये या ठिकाणी लागला. मला असं वाटतं की त्यांच्या पुतळ्याकरता NDA पेक्षा उत्तम स्थान दुसरं असूच शकत नाही.